वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 बायोलॉजी का, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रीप्रोड्यूस। तो इस शब्द का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चैप्टर हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है रिप्रोडक्शन के अंदर री, एंड इस री शब्द का मतलब होता है, जहां पर भी बायोलॉजी में आपको ये RE शब्द दिखाई दे जाए, इसका सीधा सीधा मतलब होता है अगेन, दोबारा। एंड वहीं पर प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ किसी चीज का दोबारा बनना, यानी कि कोई इंडिविजुअल है, उसका अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को दोबारा बनाने का प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। अब मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया, अपने ही जैसे, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी देखा है हाथी के बच्चे को कुत्ते के पपीज पैदा करते हुए, या आप लोगों ने कभी देखा है म्यू म्यू को कुत्ते के पपीज पैदा करते हुए? कभी नहीं। हमेशा जो हाथी का बच्चा होता है वो हाथी जैसा दिखाई देता है, कुत्ते के जो पपीज होते हैं वो कुत्ते जैसे दिखाई देते हैं, बिल्ली जो होती है म्याऊ म्याऊ वो म्याऊ म्याऊ जैसी दिखाई देती है। इसका मतलब सिंपल ये है कि भाई जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इस प्लैनेट पर, जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोड्यूस करने के बाद वो लोग अपने ही जैसा, दैट मीन्स ओन टाइप, own kind of organisms, own kind of offsprings produce करते हैं, and this process is known as reproduction. Alright. अब अगर मोटे मोटे तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करें तो भैया ये रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस प्लैनेट पर हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तरीका होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा तरीका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में अंतर केवल इतना समझ लीजिए कि जहां पर भी ये पहला शब्द दिखाई दे जाए, क्या है पहला शब्द, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसे तरीके का रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कितने पेरेंट्स की जरूरत होती है, दो, और वो जो दो पेरेंट्स होंगे वो दोनों ही ऑपोजिट जेंडर के होंगे, दैट मीन्स एक होगा मेल और दूसरा होगा फीमेल। ऑलराइट, तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा रिप्रोडक्शन होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए का मतलब मैंने आपको क्या बता रखा है, जहां पर भी ए दिखाई दे जाए उसका मतलब होता है एब्सेंस, और सेक्सुअल का मतलब दो पेरेंट्स, यानी कि यहां पर दो पेरेंट्स की एब्सेंस होती है, काम केवल एक पेरेंट से ही चल जाता है। तो समझ में आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर अंतर समझने की कोशिश करें, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक बड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें तो ये है कि भाई जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी वहां पर कितने पेरेंट्स की जरूरत होगी, दो, और जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी वहां पर कितने पेरेंट्स चाहिए, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जहां पर छोटे वाले से, और छोटा वाला क्या है कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई यहां पर केवल एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। गुड। अब एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये कई तरीके के होते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मोड्स हैं। जैसे नंबर 1, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ ऑर्गेनिजम्स एक प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है बाइनरी फिजन। दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोसेस, दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है बडिंग। और ये कौन सी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, इन हाइड्रा, डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तीसरे तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है फंजाई के अंदर, और फंजाई कौन से मेथड से, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करती हैं, स्पोर फॉर्मेशन,
क्या होता है, स्पोरेंजिया कैसे बनते हैं, वो स्पोरेंजिया से एक नया फंगस कैसे डेवलप होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और चौथे तरीके का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो वो अपने आप को कई सारे टुकड़ों में काट देता है या बांट देता है, और हर एक टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। वेरी गुड। अब यहां पर एक चीज रह गई, वापस से आ जाओ। ये जो हम लोगों ने पहला वाला डिस्कस किया है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, और बाइनरी फिजन का बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। वही अमीबा जो कि एक सेल से मिलकर के बनता है, जिसके अंदर सारे काम वो एक ही सेल करेगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो डिफ्यूजन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो डाइजेशन। ऑलराइट, सो हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। फिलहाल ये देखना है कि भाई ये जो अमीबा होता है ये बाइनरी फिजन की हेल्प से किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। अब एक बार और वापस से मैं इसको ब्रीफ करूंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये 4 तरीके हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक दो और हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं। कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं ये? फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज आवर बडिंग जो कि हाइड्रा में देखने को मिलती है, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन जो कि फंजाई के अंदर देखने को मिलता है, एंड द फिफ्थ वन इज और फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन जो कि स्पायरोगायरा के अंदर देखने को मिलता है। जो कि त्यों शब्दों को याद कर लो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ऐसे ही पूछी जाती हैं, और कैसे पूछी जाती हैं वो भी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये जितने भी तरीके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे तरीके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स नहीं चाहिए, काम कितने पेरेंट्स का है? ओनली 1 पेरेंट इज रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बाइनरी फिजन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। गुड। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? अमीबा, 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 वही। सो ये जो अमीबा होता है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो देखो, वो डायग्राम से समझ में आएगा। तो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक खूबसूरत सा डायग्राम। जस्ट लुक एट द डायग्राम, लुक एट द पॉइंट नंबर और द पिक्चर नंबर 1। तो भैया ये वाला जो है जहां पर मैंने हाईलाइट किया है ये वाला है पेरेंट अमीबा, यानी कि ये अमीबा है। एक और चीज यहां पर अपने दिमाग में घुसा लो कि जब भी अमीबा को रिप्रोडक्शन करना होगा तो वो जो अपनी शूडोपोडिया बना लेता है, क्या काम होता है शूडोपोडिया का? शूडोपोडिया होते हैं अमीबा के होठ। अमीबा जो है जिधर भी शूडोपोडिया को बनाता है उधर से ही उस फूड पार्टिकल को खा जाता है। यही पढ़ के आए हम लोग। जैसे आप लोगों के इस लिप्स के अंदर यानी कि इन 2 होठों के अंदर जो भी चीज चली गई अब वो आप लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चली गई है। गुड, बिकॉज माउथ इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब भी हमारे अमीबा को रिप्रोड्यूस करना होगा तो सबसे पहले वो अपने लिप्स को, दैट मीन्स अपनी जो शूडोपोडिया होती है, ये वाली शूडोपोडिया, भूल गए हो तो याद कर लो, अपनी शूडोपोडिया को अंदर लेकर के चला जाता है। अब आपको इस वाले पेरेंट सेल के अंदर, नंबर 1 पेरेंट सेल के अंदर कोई भी शूडोपोडिया दिखाई दे रही है? नो। इसका मतलब इस वाले अमीबा को क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। सो जब भी अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन चालू होता है सबसे पहले अमीबा का जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? उसके न्यूक्लियस के अंदर, राइट? उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अमीबा को जब रिप्रोड्यूस करना होगा तो सबसे पहले उसका ये जो न्यूक्लियस है, दिख रहा है यहाँ पे, इस पेरेंट के पास 2 न्यूक्लियस थे, लेकिन जैसे ही इसने रिप्रोड्यूस करना चालू किया वैसे ही इसके ये एक न्यूक्लियस जो है उसके अंदर खिंचाव पैदा होना चालू हो गया,
यानी कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर इलॉन्गेशन होना चालू हो गया और देखते ही देखते एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए? 2। प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता है, दूसरा पार्ट यहां से शुरू होता है कि जैसे ही अमीबा के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद चालू होता है इस अमीबा के साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म क्या है? 3 ही चीजें होती हैं किसी भी सेल के अंदर, उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री, दूसरा साइटोप्लाज्म जो कि उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, यानी कि यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, और एक तीसरी चीज होती है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो लिया, अब बारी है हमारे साइटोप्लाज्म की। तो अब तीसरे फिगर में देखो आप लोग, धीरे धीरे इस अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो भी खिंचना चालू हो जाएगा और यहां पर एक स्ट्रक्चर बनने लगता है जिसको हम लोग नाम देते हैं फरो। जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट फरो। और जहां पर भी ये फरो बनता है, खिंचाव वाली पॉइंट बनता है, वहीं से ये जो अमीबा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहां से। तो अब आपको दिख रहा होगा डॉटर सेल 1 ये रही और डॉटर सेल 2 ये रही। डॉटर सेल 1 के पास भी अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म है और डॉटर सेल 2 के पास भी अपना न्यूक्लियस और अपना साइटोप्लाज्म। तो आप लोगों के दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई बाइनरी फिजन जो होगा वो कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों के दिमाग में ये घुस जाना चाहिए कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बाइनरी फिजन नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होगा तो उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होगा? उसका जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म हो जाएगा वैसे ही उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में बट जाएगा। तो सबसे पहले होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और उसके बाद होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये है हमारा बाइनरी फिजन नाम का प्रोसेस। समझ में आ गया होगा? जो भी चीजें आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, कंफ्यूजन के साथ मत सो। कमेंट्स में आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे पोस्ट कर सकते हैं और मैंने आप लोगों को ईमेल आईडी भी दी हुई है अपनी, सो यू कैन सेंड योर क्वेरीज देयर एज वेल। ऑलराइट, आगे चलो। तो बाइनरी फिजन समझ में आ गया। नाउ दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन, यानी कि ये जो फिजन नाम का प्रोसेस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो मेथड है फिजन, ये फिजन 2 तरीके का होता है। कौन कौन से 2 तरीके का? पहला होता है हमारा बाइनरी फिजन और वहीं पर दूसरा होता है हमारा मल्टीपल फिजन। अब ध्यान से सुनना, अंतर क्या है दोनों में, क्योंकि अंतर समझ में आना इज मोर इंपॉर्टेंट। फिजन के अंदर एक चीज समझ लो कि भाई एक पेरेंट सेल होगा, यानी कि एक सेल होगा उसके अंदर डिवीजन होगा। फिजन का मतलब सिंपल ये है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई बाइनरी फिजन क्या है और फिर मल्टीपल फिजन क्या है, तो जहां पर भी बाइनरी फिजन होगा वहां पर एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2। हमेशा याद रखो। जैसे हम देख कर के आए अमीबा के केस में, अमीबा पेरेंट सेल एक था, उस पेरेंट सेल के अंदर बाइनरी फिजन हो गया और देखते ही देखते वो जो एक पेरेंट अमीबा था उसने कितनी डॉटर सेल बना दी थी? 2 डॉटर सेल। ऑलराइट, तो दिमाग में भर लो, फिजन का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना। ये 2 तरीके से होता है, बाइनरी फिजन और दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि भैया यहां पर एक सेल 2 सेल बना देगा अपने ही जैसे, जैसे अमीबा में देख कर आए। लेकिन क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, यानी कि किसी को पता चल गया कि उसकी मौत होने वाली है, तो अब वो क्या करेगा? वो अपनी सारी एनर्जी इस चीज में लगा देगा कि भाई इस प्लैनेट पर मैं अपने जीन कैसे छोड़ करके जाऊं, राइट? तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तब ऑर्गेनिज्म का पूरा
पूरा फोकस अपने सर्वाइवल पर होता है, राइट? तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तब ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है मल्टीपल फिजन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई वैसे तो एक सेल से दो सेल बनने चाहिए, लेकिन जब मल्टीपल फिजन होता है वहां पर एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स। और वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर सेल बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो देखा आपने, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब एक सेल दो में डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आई एम गोइंग टू डाई, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अनदर चांस टू रिप्रोड्यूस, मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। तो वो क्या करेगा, जब किसी को पता चल जाए आई एम गोइंग टू डाई टुमारो, तो वो सारे काम कर लेगा जो उसको करने हैं। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये पता चलता है कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन है, आई एम गोइंग टू डाई टुमारो, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि कल को शायद मुझे अपने बच्चे बनाने का मौका ना मिले। सो ही विल लुक और शी विल लुक एट द सर्वाइवल, राइट? सो वो क्या करता है, वैसे तो एक सेल से दो बनने चाहिए थे, लेकिन अब एक से दो नहीं बनेंगे, एक से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल, बहुत सारे, फिजन, सेल का बहुत सारे सेल्स में टूट जाना इज नोन एज मल्टीपल फिजन। अब इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल है, दिमाग में भर लेना, मल्टीपल फिजन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, वही जो मलेरिया कर देता है, प्लाज्मोडियम। तो यहां पर देखो, ये एक सेल था, इस एक सेल का न्यूक्लियस ये रहा, इसके अंदर डिवीजन हुआ और देखते ही देखते इस एक सेल ने अपने जैसी बहुत सारी सेल्स बना दी। दिख रही है 1 2 3 4, पता नहीं कितनी। और फिर क्या होगा, ये जो हमारा पेरेंट सेल है ये यहां से अपनी वॉल को रप्चर कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, और ये जितनी भी सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, पेरेंट के अंदर से निकल जाएंगी, और सारी की सारी सेल्स एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगी। सो ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और किसके अंदर देखने को मिलता है, इट इज सीन इन आवर प्लाज्मोडियम। वही प्लाज्मोडियम जो हम लोगों के अंदर मलेरिया कर देता है। यस, दिस प्लाज्मोडियम। ऑलराइट, चलो, तो इतना समझ में आ गया। विजन दो तरीके के, बाइनरी, मल्टीपल। लेट्स मूव फर्दर देन। सो नाउ हम लोग आ गए हैं अपने दूसरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके पर, दैट इज बडिंग। तो ये जो शब्द है बडिंग, ये आया है बड से, यानी कि बच्चा। बड को समझो बच्चा। सो बडिंग प्रोसेस आया है बड नाम के शब्द से। अब इसमें होता क्या है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बडिंग वाले प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करना होता है, तो वो जो पेरेंट होता है ना, वो थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर के प्रोटेक्टिव होता है। कैसे प्रोटेक्टिव होता है वो यहां समझ में आएगा। तो जब ये जो बडिंग नाम का प्रोसेस है ये किसके अंदर देखने को मिलता है, हाइड्रा के अंदर। सो हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हाइड्रा को जब रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मान लो ये रहा हमारा पेरेंट हाइड्रा 1 नंबर डायग्राम के अंदर। अब इस पेरेंट हाइड्रा को रिप्रोड्यूस करना है तो क्या होगा, पेरेंट हाइड्रा के अंदर ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे इस न्यूक्लियस के अंदर खिंचाव पैदा होगा। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा। तो जैसे ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा सा न्यूक्लियस, यानी आधा न्यूक्लियस तो पेरेंट के पास रह गया, और आप लोगों को आधा यहाँ पे इधर साइड में ऐसा बड सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा बच्चा बड। सो आधा उसके अंदर चला गया। अब धीरे 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 क्या होगा, ये जो पेरेंट हाइड्रा है इस बड को अपने से चिपका कर रखेगा, अटैच करके रखेगा, अनटिल और अनलेस इसको ये नहीं लग जाता कि अब मेरा बड दुनिया में सरवाइव कर लेगा। सो ये होता है हमारा बडिंग के अंदर प्रोसेस। बडिंग, बड दैट मीन्स अ बेबी, ऑलराइट।
वो जो बड होता है वो पेरेंट की बॉडी से ही अटैच रहता है, चिपका हुआ रहता है। डायग्राम नंबर 2 देखो तो बड अब धीरे 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 बड़ा हो रहा है, लेकिन अपने पेरेंट से अलग होकर के नहीं, अपने पेरेंट के साथ रह करके, उसी की बॉडी पर अटैच होकर के। और तीसरे में देखो अब पूरा का पूरा एक बड डेवलप हो चुका है और अब इस पेरेंट हाइड्रा को ये पता चल चुका है कि ठीक है भाई, अब मेरा जो बेबी है he or she can survive on this planet। तो वो क्या करेगा, यहां से उस बड को अपने शरीर से अलग कर देगा। गुड। तो यहां पर आपने देखा ये रहा हमारा पेरेंट हाइड्रा और ये रहा उस पेरेंट हाइड्रा का डॉटर हाइड्रा। तो यानी कि एक हाइड्रा से कितने ऑर्गेनिज्म बन गए, एक और हाइड्रा बन गया। इसका मतलब बडिंग का कंसेप्ट चलता है इसमें, एक बड डेवलप होता है पेरेंट की बॉडी पर। आगे चलो, बड़ा प्रोटेक्टिव है हाइड्रा, नो? सो लिख करके चलते हैं, हे प्रोटेक्टिव हाइड्रा। सो हे प्रोटेक्टिव हाइड्रा। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर। सो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एंड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि फंगस जो होती हैं, फंजाई जो होती हैं, वो स्पोर्स को बनाती हैं और स्पोर्स जो हैं वो एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजिया। अब ऐसे समझो कि भाई फंजाई के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। तो जब भी किसी फंजाई को रिप्रोड्यूस करना होगा तो वो क्या करती है, वो अपने बहुत सारे स्पोर्स बनाती है। सबसे पहला काम होता है उसके अंदर, जब भी कोई फंजाई को रिप्रोड्यूस करना होगा तो सबसे पहले वो क्या बनाती है, स्पोरेंजिया, यानी एक छतरी जैसा स्ट्रक्चर। ये दिखाई दे रही है, दिस इज स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे हुए होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स। और बहुत सारे स्पोर्स, जैसे जैसे ये स्पोर्स, एक एक स्पोर हमारा अर्थ पर पड़ेगा, यानी कि सॉइल के ऊपर पड़ेगा, ये एक एक स्पोर जाकर के एक नई फंजाई के अंदर ग्रो हो जाएगा, यानी कि एक नई फंजाई में तब्दील हो जाएगा। समझ में आया? तो जब भी फंजाई को रिप्रोड्यूस करना होता है, कौन सा तरीका है, स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले फंजाई क्या करती है, एक स्पोरेंजिया नाम का स्ट्रक्चर बनाती है और धीरे धीरे उस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने लगते हैं। और अब जैसे ही इस फंजाई को ये पता चलेगा कि भाई कंडीशन बढ़िया है एनवायरमेंट के अंदर, मेरे जितने भी स्पोर्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगे, तो ये जो हमारा स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो जाता है और इसके अंदर से ये जो स्पोर्स थे ये रिलीज होने चालू हो जाते हैं। और जहां जहां जमीन पर एक एक स्पोर पड़ता चला जाएगा वहां पर एक नई फंजाई डेवलप होती चली जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलें, एग्जाम्पल की बात कर रहे हो, अगर एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को मीडियोकर से ऊपर बढ़ना है एग्जाम के अंदर, बोर्ड्स के अंदर, देन टेक केयर ऑफ द फ्लो चार्ट्स, टेक केयर ऑफ द डायग्राम्स, टेक केयर ऑफ द एग्जाम्पल्स। गुड। सो अगर राइजोपस और मुकोर की बात करें तो ये वो फंजाई हैं जो कि किसके हेल्प से रिप्रोड्यूस करती हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। गुड। अब आता है अगला तरीका, एंड दैट इज none other than fragmentation। फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम ही दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर जो पेरेंट होता है वो अपने टुकड़े टुकड़े कर देता है और हर एक टुकड़ा एक नया डॉटर सेल को जन्म देता है। दिस इज द मैकेनिज्म। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि अपने आप को तोड़ दो, एंड नाउ तोड़ने के बाद जो हर टुकड़ा होगा वो एक नए ऑफस्प्रिंग को बनाएगा, एक नए ऑफस्प्रिंग में तब्दील होगा। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, हमारे स्पाइरोगायरा के अंदर।
और क्या होता है, जब स्पाइरोगायरा को रिप्रोड्यूस करना होता है तो उसकी बॉडी के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। जैसे मान लो इसको रिप्रोड्यूस करना था तो यहाँ से इसकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए। अब ये जो दोनों हिस्से होंगे, ये हिस्सा नंबर 1 एंड हिस्सा नंबर 2 नए 2 स्पाइरोगायरा बना देंगे। यानी कि एक ये रहा नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पाइरोगायरा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन। गुड, डन, डनाडन, डन। आगे चलो। नो, ऑलराइट। अगला तरीका है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। आप लोगों ने छिपकली को देखा होगा। अब जो छिपकली होती है, आप लोगों ने, जब छिपकली बहुत डरी हुई होती है ना, तो वो क्या करती है, आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए वो अपनी पूंछ को छोड़ करके भाग जाती है। तो आप लोग उस पूंछ को देखते रह जाते हो और छिपकली भाग जाती है। तो छिपकली अपनी पूंछ को छोड़ती है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बचा सके। जब उसे ये डर लगता है कि भाई मैं मरने वाली हूं, या फिर ये जो इंसान है, ये जो ऑर्गेनिज्म है मुझे मार डालेगा, तो वो क्या करती है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती है जिसके अंदर वो अपनी पूंछ को छोड़ करके भाग जाती है। आप लोग देखोगे पूंछ और वो वहां से गायब, राइट। लेकिन हम लोग थोड़े ही दिन बाद उसी सेम छिपकली को देखें तो दिखाई पड़ता है कि उसकी जो पूंछ है वो वापस से आने लग गई। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। री का मतलब अगेन, दोबारा। जनरेशन का मतलब बनना। यानी कि छिपकली के जो पूंछ वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर रीजनरेटिव पावर होती है। They can regenerate themselves. So this method is known as regeneration. Alright, कहाँ पर देखने को मिलता है, लिजार्ड की पूंछ के अंदर। या फिर एक दूसरा भी ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया कैसा दिखाई पड़ता है, कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है प्लेनेरिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस प्लेनेरिया को काट दूं तो ये जो प्लेनेरिया है अपने आप को, जितने भी पीसेस मैं इसके करूंगी, ये अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में, उतने ही पीसेस अपने आप को नए ऑर्गेनिज्म में तब्दील कर लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो सीन इन प्लेनेरिया। रीजनरेशन इज ऑल्सो सीन इन प्लेनेरिया। ऑलराइट, सो 2 एग्जाम्पल हैं, प्लेनेरिया इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। लिख लेना, याद कर लेना। नाउ आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। भाई देखो, 2 तरीके के रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताए, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। लेकिन इनके अलावा एक और तरीका होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को किसी के गार्डन के अंदर बड़ा सा गुलाब का पौधा दिख गया, उस पर बड़े रंगारंग, बड़े ही सुंदर गुलाब आ रहे थे। तो वो पौधा किसी और का नहीं था, वो आपकी सहेली का था। तो आपने बोला अपनी सहेली को, काश ऐसा पौधा मेरे पास भी होता। आपकी सहेली ने बोला, एक टहनी काट करके, सीजर लाइन वो, और उन्होंने वो टहनी काट दी एक उसकी, और वो टहनी आपको दे दी कि जाओ इसको अपने गमले में ऐसे ही लगा देना। तो आपने बोला ये क्या, टहनी से गुलाब का पेड़ कैसे बनेगा। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद आप फिर से सहेली के पास गए एक दिन बाद कि भाई कैसे, मुझे भी तो बताओ कैसे मेरा गुलाब का पौधा बनेगा उस टहनी से। तो आपकी सहेली ने कहा, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको थोड़े दिन तक उसमें पानी, खाद लगाती रहो, एंड आप देखेंगी कि आपका एक बड़ा सा पौधा डेवलप हो गया। तो थोड़े टाइम बाद आपके घर पे भी एक बड़ा सा गुलाब का पौधा, जिस पर बहुत ही सुंदर फूल दिखाई देंगे, वो डेवलप हो जाएगा। तो आप अपनी सहेली के पास गए कि भाई ये कैसे हुआ। तो आपकी सहेली ने बोला कि कोई भी जो प्लांट होता है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। कौन कौन से, आपने पूछा कौन कौन से, तो उन्होंने बोला रूट, स्टेम एंड लीफ। यानी कि इन 3 पार्ट्स की हेल्प से हम लोग एक नया प्लांट, एक नया पौधा डेवलप कर सकते हैं। आप तो खुश कि भाई आपको तो पौधा भी खरीद के नहीं लाना पड़ा मार्केट से, और एक नया पौधा आपका बन के तैयार हो गया। तो उन्होंने बोला
कि भाई ये 3 वेजिटेटिव पार्ट हैं जो कि नया पौधा डेवलप कर देते हैं। तो आपने पूछा उनसे कि भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेरी जानने की बड़ी ही इच्छा है, कथा नहीं चल रही है यहाँ पे कोई भी। तो आपकी सहेली ने आपको बोला कि भाई इस प्रोसेस को बोलते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना पूरे तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी कॉल इट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऑलराइट, सो ये होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ। इन तीनों पार्ट्स को अगर आप लोग यूज करो तो आप लोग एक नया पौधा बना सकते हैं, एंड दिस कैटेगरी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी 2 तरीके से होता है। वन ऑफ देम इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अनदर वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पढ़ेंगे डिटेल में, ऑलराइट, जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करेंगे। यहाँ पर अभी मुझे आप लोगों को एक और चीज समझानी है कि जब आप अपनी सहेली से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो फायदा रहा, नुकसान भी हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो उन्होंने नुकसान भी गिना दिए, अच्छाई तो गिना ही दी थी, नुकसान भी बताए कि भाई पहला नुकसान तो ये है कि इससे नई वैरायटी नहीं बनाई जा सकती है, वही पुराना सा सेम पौधा उसी वैरायटी का डेवलप कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं बना सकते। दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द बोरिंग टेक्निक, राइट। जब कुछ नया नहीं है तो ऑब्वियसली बोरिंग है, राइट। सो दूसरा उन्होंने नुकसान लिमिटेशन गिना दिया कि भाई कई सारे, जब हम किसी भी प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि पेरेंट के अंदर जो बीमारियां थी या फिर अनडिजायर्ड ट्रेट्स थे वो भी किसके अंदर पास हो गए, उस दूसरे पौधे के अंदर पास हो गए जिसको हम लोग टहनी लेकर गए थे, राइट। यानी कि उसी पेरेंट की जिसकी हम टहनी लेकर के गए थे उसके अंदर भी, दूसरे वाले के अंदर भी वही सारे अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी ट्रांसफर हो गए। उन्होंने कहा नुकसान भी है, फायदे भी हैं, और ये तो दुनिया में होता ही है। एवरीथिंग हैज प्रोस एज वेल एज लाइक एवरीथिंग हैज प्रोस एंड कॉन्स, वी ऑल नो दैट, राइट। सो वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है यूजफुल बट हैज लिमिटेशंस एज वेल। ऑलराइट, आगे चलो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहली चीज मैं आप लोगों को यही बता चुकी हूं कि भाई इसके लिए हमको चाहिए 2 पेरेंट्स, दिमाग में भर लो। अब कंसेप्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में कई बार बता चुकी हूं कि अगर मीडियोकर से टॉपर बनना है देन ट्राई टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक डायग्राम्स even if your teacher has not asked you to draw them. Good. Draw the diagrams, draw the flow chart, give the data. This is how you will be selected as a topper. Good. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को 2 पेरेंट चाहिए। तो पहला पेरेंट मान लो मेल पेरेंट और दूसरा पेरेंट हम लोगों ने ले लिया फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं ये वाला, और फीमेल पेरेंट के लिए सिंबल यूज किया जाता है बायोलॉजी में, वो क्रिश्चियंस होते हैं ना, ये वाला, ठीक है। नाउ मेल पेरेंट जो होता है वो कौन से गैमेट रिलीज करेगा, मेल गैमेट्स रिलीज करता है। और फीमेल पेरेंट क्या मेल गैमेट रिलीज कर देगी, नहीं, इनके अंदर अलग अलग गैमेट बनते हैं। तो मेल पेरेंट भैया अपने गैमेट रिलीज करेगा, फीमेल पेरेंट अपने गैमेट रिलीज करेगी। मेल गैमेट का नाम क्या है, वी कॉल इट स्पर्म। वहीं पर फीमेल गैमेट का नाम क्या है, 3 नाम है, ओवा, ओवम एंड आवर एग, अंडा। आगे क्या होता है कि भाई गैमेट्स बनके तैयार हो गए, अब इनका होगा फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वैसे ही हमारा जो स्पर्म था वो ओवा के साथ फ्यूज होता है और यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर, नया सेल बनता है, जायगोट। अब यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि जो स्पर्म होता है उसके पास केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन्स ओनली सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन ओवा के पास भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं।
लेकिन जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो n+n मिलकर के क्या बना देते हैं, n+n मिलकर के बना देंगे 2n, यानी कि ये जो सेल बना जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिप्लॉयड होगा। तो डिप्लॉयड ये पूछ लेता है कभी कभी, नेम द हैप्लॉइड सेल जो कि बनता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या है उस डिप्लॉयड सेल का नाम, जायगोट। जिसने जायगोट लिख दिया 2 नंबर उसके। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो यहां पर कोने में ही लिख लो, अगर n है तो n का मतलब होता है हैप्लॉइड, और अगर 2n है उसका मतलब होता है डिप्लॉयड। दैट मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ये क्रोमोसोम का सिंबल है। तो ये हो गया। अब यहां पर मुझे आप लोगों को एक और चीज समझानी है, लेकिन वो चीज समझाने से पहले हम लोगों को चाहिए एक पेज। तो एक पेज ले लेते हैं। पेज आजा। नाउ वी हैव आवर पेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पूरे रिप्रोडक्शन के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनना ये। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस। और ये जो शब्द है गैमेटोजेनेसिस, इट इज मेड अप ऑफ 2 शब्द। पहला शब्द है इसके अंदर गैमेटो। गैमेटो का मतलब होता है गैमेट, एंड जहां पर भी जेनेसिस दिखाई दे जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब मेल के अंदर अलग तरीके का गैमेटोजेनेसिस होता है। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर अलग तरीके का गैमेट बनता है, फीमेल के अंदर दूसरे अलग तरीके का गैमेटोजेनेसिस होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या बनता है, एग। उसके अंदर एक अलग तरीके का गैमेट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके का होता है। पहला है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा, मेल्स के अंदर। ऐसे मत पढ़ो, रिदम टूटता है, ऐसे पढ़ो। तो ये गैमेटोजेनेसिस है हमारा 2 तरीके का। पहला है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ध्यान से देखते जाना। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। स्पर्मेटो, स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म का बनना। तो ये स्पर्म बन रहे हैं, और स्पर्म किसका गैमेट है, मेल का। तो स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर देखने को मिलता होगा, मेल्स के अंदर। इतनी बात क्लियर। अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल की बॉडी के अंदर कहाँ होता है, कौन सा वो ऑर्गन है। तो उस ऑर्गन का नाम है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कहां पर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारा टेस्टिस के अंदर। और ये जो टेस्टिस होती हैं, मेल के अंदर कितनी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, मेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं हमारी 2 टेस्टिस। इसका मतलब 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई गैमेटोजेनेसिस में, मेल में गैमेटोजेनेसिस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस नाम का। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां बनता है ये, टेस्टिस के अंदर बनता है। क्लियर। अब ये जो हमारी टेस्टिस होती है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल इधर पढ़ो आप लोग। इधर दूसरी साइड में ऊपर की तरफ लेकर जाती हूँ इसको, क्योंकि या वी नीड स्पेस, राइट। सो स्पेस है अपन लोगों के पास। नाउ ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया, लेकिन फीमेल्स के अंदर एक दूसरे तरीके का गैमेटोजेनेसिस चलता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, oogenesis। और oogenesis का मतलब होता है ऊ का मतलब होता है ओवम, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, यानी कि अंडे का बनना।
अब ये oogenesis कौन से पार्ट में होता है फीमेल के अंदर? ये देखने को मिलता है ओवेरीज के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं? ओवेरीज होती हैं। कितनी ओवेरीज होती हैं? 2 ओवेरीज होती हैं, दैट मीन्स 1 पेयर। दिखाती हूँ कहाँ है ओवेरीज, ये रही ओवेरी नंबर 1 और ओवेरी नंबर 2, तो 2 ओवेरीज होती हैं। ठीक है, आगे देखो, पीछे देखो, पीछे चलो, पीछे चलो। अब यहीं पर ये भी समझ लेते हैं कि भाई इसके बाद क्या होगा। ठीक है, हमारे गैमेट्स बन गए, स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, अब क्या होगा? अब दूसरा काम होता है आपका इंसेमिनेशन और कॉपुलेशन। यहां पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि भाई ये जो हमारा मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है, इसके पास होते हैं पांव, यानी कि ये चल फिर सकता है। दैट मीन्स हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या है? इट इज मोटाइल। लेकिन हमारा ये जो फीमेल गैमेट है ये बेचारा नॉन मोटाइल है, बेचारे के पास पांव नहीं है। तो चल कौन सकता है? जिसके पास पांव है। तो ये जो हमारा मेल गैमेट है ये फीमेल गैमेट के पास चल करके जाता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेल गैमेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज नोन एज इंसेमिनेशन। दूसरा इवेंट देखने को मिलता है हमारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब कि भाई स्पर्म जो है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाला जाए ताकि वो फीमेल गैमेट जो कि नॉन मोटाइल है उसके पास पहुंच पाए। सो दिस मेथड इज, यानी कि दिस स्टेप इज नोन एज इंसेमिनेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट कॉपुलेशन। क्लियर दोनों पॉइंट। इसके बाद क्या होता है? ये रहा स्पर्म, ये रहा ओवम, आमने सामने। नाउ फ्यूजन विल हैपन, फ्यूजन होता है। तो इस फ्यूजन नाम के प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, पीछे वाली स्लाइड में मैंने समझाया था, तो क्या बनता है? डिप्लॉइड सेल, जिसका नाम है जायगोट। गुड। अब ये जो जायगोट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकल जाएगा अगर इसको कहीं भी इम्प्लांट ना किया जाए। जैसे मान लो ये पेपर है, ये वॉल है, ये पेपर वॉल पर तभी चिपक सकता है जब हम ग्लू से इसको चिपका दें, अदरवाइज तो ये नीचे गिर जाएगा ना, राइट? कुछ चाहिए। तो अगला प्रोसेस होता है कि भाई ये जो जायगोट बना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ये जायगोट जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ही रहे। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसके अंदर होता है एक स्ट्रक्चर यूटेरस। उस यूटेरस की, देखो ये ऐसा होता है यूटेरस, इस यूटेरस की वॉल पर, यानी कि यहाँ पर इस जायगोट को इम्प्लांट कर दिया जाता है। और जायगोट नहीं, इस जायगोट के अंदर बहुत सारे क्लीवेज होते हैं, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है एंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। वापस से सुनो, गड़बड़ करोगे। जायगोट के अंदर फिर बहुत सारे डिवीजन होते हैं और धीरे धीरे ये जायगोट हमारा एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेरस की वॉल से अटैच कर दिया जाता है ताकि ये निकल ना जाए वहां से। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेरस की वॉल से अटैच होना प्रोसेस कहलाता है फोर्थ, एंड वी कॉल इट इम्प्लांटेशन। आई होप यू आर गेटिंग इट। इम्प्लांटेशन हो गया, धीरे धीरे वो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर और डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे उस फीटस के लिवर बनने लगेगा, हार्ट बनने लगेंगे, आंखें बनने लगेंगी, नॉस्ट्रल्स बनने लगेंगे एंड पूरा एक फीटस डेवलप हो जाता है। और जितने टाइम तक वो यूटेरस के अंदर रहता है फीटस, उस पीरियड को हम नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट इवेंट, जैसे ही फीटस अपने उस 9 महीने के पीरियड को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद है इट इज द टाइम टू कम आउट। तो उसकी होती है फीटस की डिलीवरी, चाइल्ड डिलीवरी, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं पार्टुरेशन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें।
इतना समझ में आ गया? तो पूरे 6 इवेंट से मिलकर के बनता है हमारा क्या? पूरे 6 इवेंट से मिलकर के बनता है हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, क्योंकि 2 तरीके के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट बनता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फीमेल गैमेट बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो ऑर्गन नंबर 1 है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस का मैंने आप लोगों को बताया था, टेस्टिस जो होती है वो क्या करती है? स्पर्म को बनाती है, यानी कि टेस्टिस के अंदर होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद बनता है हमारा स्पर्म। क्लियर? दूसरा हमारा ऑर्गन है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता टेस्टिस के अंदर, उसका मैचुरेशन नहीं होता टेस्टिस के अंदर। तो मैचुरेशन कहाँ होता है? एक दूसरे ऑर्गन के अंदर, एंड वी कॉल इट एपिडाइडाइमिस। यहां पर वो जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बना वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। गुड, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म। तीसरा है हमारा वॉसा डिफरेंस और वॉस डिफरेंस। ये क्या करता है? जैसे ही वॉस डिफरेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही ये वॉस डिफरेंस या वॉसा डिफरेंस पैसेज, यानी कि ये उस स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर के चला जाता है। यानी कि जैसे ही इस वॉसा डिफरेंस का कॉन्ट्रैक्शन होगा वैसे ही स्पर्म को यूरेथ्रा तक पास कर दिया जाता है। तीनों चीजें, तीनों ऑर्गन्स क्लियर, राइट? आगे अगला आता है हमारा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो होता है, जैसे ही यूरेथ्रा का कॉन्ट्रैक्शन होगा वापस से, तो यूरेथ्रा के बाद हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन आता है जिसका नाम है पीनस, और पीनस से होते हुए वो स्पर्म बॉडी से बाहर। तो यूरेथ्रा, जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा स्पर्म वहां से निकलेगा और कहां पहुंच जाएगा? पीनस के अंदर, और पीनस ये है हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब द ऑर्गन जो कि इन्वॉल्व होता है इन कॉपुलेशन। ऑलराइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। अब यहां पर एक और चीज है कि भाई ये तो ऑर्गन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारी 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली सेमाइनल वेसिकल और दूसरी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। और ये सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्ट्रेट ग्लैंड जो हैं कुछ ऐसे फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी कि स्पर्म को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? इन दोनों एक्सेसरी ग्लैंड से, जिनका नाम क्या है? सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ऑलराइट, पेपर में लेबलिंग बहुत आती है, तो लेबलिंग ध्यान से दिमाग में बिठा करके जाना। दिख रहा होगा आप लोगों को, वापस से देख लो। पीनस यानी ये जो पहला पार्ट है, जहां पे पहला ये दिस पार्ट, दिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, एंड हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन को बोलते हैं पीनस। सो फर्स्ट वन इज दिस इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। दूसरा पार्ट हमारा दैट इज यूरेथ्रा, सो दिस इज आवर यूरेथ्रा। तीसरा है हमारा स्क्रोटम, ये रहा हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है, देखो भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बॉडी के बाहर होता है। आपकी जो टेस्टिकल्स होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं। क्यों टेस्टिकल्स बॉडी के बाहर होते हैं? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने के लिए, स्पर्म को बनने के लिए 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 2 डिग्री कम, दैट मीन्स 35। तो वो जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो बॉडी के बाहर होते हैं और एक पाउच के अंदर रखे हुए होते हैं जिसका नाम है स्क्रोटम। ये तीसरा जो
पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्क्रॉटम को। स्क्रॉटम पाउच है और इस स्क्रॉटम के अंदर रखा हुआ होता है फोर्थ स्ट्रक्चर जिसका नाम है टेस्टिकल्स और टेस्टिस। ठीक है, आगे अगला है सेमाइनल वेसिकल, फिफ्थ वन, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। वही सेमाइनल वेसिकल जो कि एक एसिसरी ग्लैंड है और इसका काम क्या होता है? ये फ्लूइड को सिक्रीट करती है और ये फ्लूइड क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म। आगे छठा स्ट्रक्चर है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस कहां लेकर के जाती है सीमन को? यूरेथ्रा। गुड, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहली चीज ये समझ लो आप लोग, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है हमारा? ओवेरीज। ये रही ओवेरीज। तो कितनी ओवेरीज होती हैं? ओवेरीज होती हैं हमारी 2। तो ये फोर्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ओवेरी को। जैसे यहाँ पर अंडा बनता है तो यहां से लेकर के ओवेरी के ये वाला जो पोर्शन होता है इसको पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस पोर्शन फैलोपियन ट्यूब। 1 सेकेंड, हम लोग इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, दिस इज नोन एज 6th वाला है फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन। और इसी इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन के अंदर होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। गुड, इधर आ जाओ, आगे की तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ। तो सिक्स्थ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है हमारी ट्यूब और इस ट्यूब का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो ओवेरी है, ओवेरी को पकड़ता हुआ आपको ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे लेबलिंग नहीं है इसकी, इसको बोलते हैं हम फिम्ब्रई। फिम्ब्रई, और फिम्ब्रई का मतलब एक तरीके से है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओवेरी को पकड़ के रखने का काम कौन करती हैं? फिम्ब्रई। कौन करती हैं? फिम्ब्रई। तो फिम्ब्रई दिखाती हूं मैं आपको वापस से, देखो ये जो है हमारी, जो इस ओवेरी को पकड़ी हुई हैं, ये है हमारी फिम्ब्रई। और फिम्ब्रई होती हैं बिल्कुल उंगलियों जैसी संरचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आगे की तरफ आ जाओ। 7th, ये है हमारा यूटेरस, दिस इज द बच्चेदानी, मोर लाइक। सो 7th वन इज आवर यूटेरस। ऑलराइट, और इसी यूटेरस की ये जो वॉल होती है, इसी पर हमारा ब्लास्टोसिस्ट आकर के अटैच होता है, यहीं पर। ठीक है, आगे की तरफ आओ। 3, ये है हमारा 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे, यूटेरस के अंदर 3 वॉल होती है। यूटेरस की 3 वॉल होती है। सबसे बाहर वाली वॉल को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है बाहर, आउटर साइड। दूसरी होती है हमारी मीजोमेट्रियम और तीसरी होती है हमारी एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली। तो ये जो तीसरी दिख रही है आपको, थर्ड लेबलिंग भर दो, ये है हमारी यूटेरस की 3rd लेयर, दैट इज एंडोमेट्रियम। इधर देखो, सेकेंड इज आवर सर्विक्स कैनाल, and this is our first one is our vagina. All right, copulatory organ. Good. Now, so ये है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। आप लोग सारी चीजें लेबलिंग की ध्यान से देख करके जाना, क्योंकि लेबलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है? हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो स्कैरसिटी हो जाएगी, चीज़ों की कमी पड़ने लगेगी, एंड दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव, राइट। सो कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जाते हैं सो दैट वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसीज। क्या क्या मेथड्स हैं? ये सारे मेथड्स आप लोग याद कर लेना। फर्स्ट वन इज दिस,
Second one is IUDs. Third one is spermicides. Spermicides क्या करती हैं? They kill sperm. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती हैं और जैसे ही स्पर्म वहां पहुंचता है ये उनको धर दबोचती हैं और मार डालती हैं। स्पर्मिसाइड्स ये क्या करती हैं? दे किल स्पर्म्स। अगला है कैलेंडर रिदम मेथड, उसके बाद है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बाद सिक्स्थ वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव पेज, अनदर वन इज हार्मोनल रिंग, another one, eighth one is contraceptive injection and the ninth one is surgical sterilization. तो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है एनिमल का रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन आवर प्लांट्स। छोटा सा टॉपिक है, हार्डली इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स। आप लोग इतना पढ़ लीजिए जितने मैं वो वाली वीडियो लेकर के नहीं आती हूँ। एंड अगर कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, then please post your doubts and queries in the comment section. All right.